आदाब नाजरीन, देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर सरकार चाहे तो देश की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरें भी बुलडोजर की जद में आ सकती है। क्या बीजेपी सरकार ताजमहल या देश के किसी भी शहर में मौजूद जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारत पर भी रातों रात बुलडोजर चलवा सकती है? भले ही वो इमारत देश की धरोहर हो, भले ही वो इमारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई में दर्ज हो। यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसा ही एक बेहद गंभीर मामला गुजरात के सोमनाथ से सामने आया है। इस पूरे मामले पर आज तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील। हमें अपना चैनल चलाने के लिए और सत्ता से सवाल करने के लिए आपके सहयोग की, आपकी मदद की दरकार रहती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए हमारी मदद करें। आपकी तरफ से दी जाने वाली मदद ही हमारी ताकत है, इसीलिए हमारी ताकत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए और ज्वाइन बटन दबाकर भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सोमनाथ में एएसआई में दर्ज तकरीबन 1100 साल पुरानी अहमद शाह सुल्तान यानी कि अमन शाह वली की दरगाह को बुलडोजर से गिराकर शहीद कर दिया गया और दावा है कि यह कार्रवाई सोमनाथ मंदिर के विकास कॉरिडोर के नाम पर की गई है। दरगाह गिराए जाने की खबर सामने आते ही अकीदतमंदों में गम और फिक्र का माहौल है। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया कि यह जगह वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड की परमिशन यानी कि एनओसी के बाद ही इसे हटाया गया है। पहली नजर में मामला बहुत आसान या समझ से बाहर दिखाई देता है, लेकिन जब इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेज सामने आए तो तस्वीर और भी हैरान करने वाली नजर आई। 1100 साल पुरानी इस दरगाह को हटाने के लिए गुजरात वक्फ बोर्ड से मिली एनओसी और दूसरे दस्तावेज जब प्रशासन ने जिम्मेदार नेताओं और वकीलों के सामने रखे तो पता चला कि इस कार्रवाई के लिए गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से अनुमति दी गई थी। और जब देश लाइव ने खुद गुजरात वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन लोखंडवाला साहब से बात की तो उन्होंने भी बताया कि इस दरगाह के तमाम ट्रस्टियों ने खुद एक प्रस्ताव पारित करके भेजा था। इस प्रस्ताव में तमाम ट्रस्टियों ने अपनी रजामंदी जाहिर की थी कि वो मुआवजा लेकर इस दरगाह को वहां से हटाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल सीधा है, इस दरगाह के जिम्मेदारान और ट्रस्टीज कौन हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने 1100 साल पुरानी एक हेरिटेज दरगाह को हटाने की इजाजत दे दी, और वो भी मुआवजा लेकर? आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर यह पूरा खेल शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत होती है 14 अगस्त 2026 से। 14 अगस्त को अमन शाह वली की दरगाह के ट्रस्टी ने दस्तखत के साथ गुजरात वक्फ बोर्ड को एक एफिडेविट भेजा। इस एफिडेविट में दरगाह को हटाने के लिए एनओसी की मांग की गई। कहा गया कि हम सभी ट्रस्टी सर्वसम्मति से मुआवजा लेकर दरगाह को वहां से हटाने के लिए रजामंद हैं और इसीलिए गुजरात वक्फ बोर्ड हमें एनओसी दे दे। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की रफ्तार देखिए। 14 अगस्त को एनओसी मांगी गई, उसके बाद फौरन ही गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से एनओसी भी मिल गई और इसके 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद दरगाह पर बुलडोजर चला दिया गया, वो भी रात के वक्त। यानी जिस 1100 साल पुरानी दरगाह के इतिहास और विरासत की बात की जा रही है, उसे हटाने की पूरी प्रक्रिया बेहद जल्दबाजी में पूरी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एनओसी का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उस एफिडेविट और उसके साथ भेजे गए कवर लेटर को लेकर है। कवर लेटर में तो सोमनाथ मंदिर का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। कवर लेटर में लिखा गया है कि विकास कॉरिडोर के लिए जमीन मांगी गई है, इसीलिए हम मुआवजा लेकर इस जमीन को विकास कॉरिडोर के लिए देने के लिए तैयार हैं। क्या ट्रस्टियों को प्रशासन की तरफ से अंधेरे में रखा गया या फिर वक्फ बोर्ड में मौजूद गैर बीजेपी सदस्यों को अंधेरे में रखा गया? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस विकास कॉरिडोर की बात हो रही है वो सोमनाथ मंदिर के विकास से जुड़ी हुई एक परियोजना है और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में
किसकी भूमिका क्या रही। वहीं इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि यही ट्रस्टी तकरीबन 4 महीने पहले इस दरगाह को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आए। या वो लीपापोती थी, क्योंकि 17 मार्च 2026 को इन्हीं ट्रस्टियों की तरफ से गुजरात वक्फ बोर्ड को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र में दरगाह को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड से दखल देने की मांग की गई थी। पत्र में कहा गया था कि सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नोटिस नहीं दिया है, लेकिन ट्रस्टियों को 3 बार बुलाकर कहा गया है कि मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए दरगाह को हटाना पड़ेगा, और इसीलिए वक्फ बोर्ड जो है वो सामने आए और वक्फ बोर्ड इसमें मदद करे, दरगाह को बचाए। यह पत्र लिखा गया था मार्च 2026 में। यानी मार्च में ही यही ट्रस्टी वक्फ बोर्ड से कह रहे थे कि दरगाह को बचाया जाए, और अब अगस्त में वही ट्रस्टी दरगाह की जमीन को विकास कॉरिडोर के लिए देने के लिए तैयार हो गए। तो सवाल उठता है, इन 4 महीनों में ऐसा क्या बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि जो लोग मार्च में दरगाह बचाने की गुहार लगा रहे थे, वही लोग अगस्त में दरगाह हटाने के लिए एनओसी मांगने लगे? क्या उन पर कोई दबाव था? क्या कोई प्रशासनिक दबाव था? क्या कोई राजनीतिक दबाव था? या फिर मुआवजे की वजह से यह फैसला लिया गया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस पूरे मामले की तह तक जाना बेहद जरूरी है। इस मामले में सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह भी आता है कि क्या कोई भी ट्रस्टी या कोई भी व्यक्ति एएसआई में दर्ज किसी ऐतिहासिक इमारत को हटाने की अनुमति दे सकता है? क्या सिर्फ किसी ट्रस्टी की सहमति के आधार पर सरकार एएसआई में दर्ज किसी ऐतिहासिक धरोहर को बुलडोज कर सकती है? यह बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया क्या अपनाई गई? क्या पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई? क्या एएसआई की अनुमति ली गई? क्या पुरातात्विक धरोहर से जुड़े सभी नियमों का पालन किया गया? और अगर जमीन सरकार को विकास कॉरिडोर के लिए चाहिए ही थी, तो जमीन अधिग्रहण कानून के तहत पूरी प्रक्रिया की गई या नहीं की गई? दरगाह के ट्रस्टियों ने अपने पत्र में यह क्यों लिखा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हम अपनी तरफ से प्रस्ताव पारित करके यह जमीन देने के लिए तैयार हैं? यानी कि जमीन संपादन की जो प्रक्रिया थी उसका अमल नहीं किया गया। इसमें यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर जमीन अधिग्रहण की एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया है, तो उसे दरकिनार करने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर ट्रस्टियों ने स्वेच्छा से जमीन देने की पेशकश की, तो क्या वक्फ बोर्ड की एनओसी देने वाली कमेटी के सभी मेंबरों को इस बात की पूरी जानकारी दी गई थी कि जिस जमीन को वो देने जा रहे हैं उस पर एएसआई में दर्ज 1100 साल पुरानी एक ऐतिहासिक दरगाह मौजूद है? क्या एनओसी देने वाली कमेटी के हर एक मेंबर को यह बात पता थी? अब इस पूरे मामले में एक और बेहद अहम घटनाक्रम भी सामने आया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के फौरन बाद 21 अगस्त 2026 को गुजरात वक्फ बोर्ड की तरफ से एसबीआई की वेरावल ब्रांच और गिर सोमनाथ कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की गई है कि इस दरगाह ट्रस्ट का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। यानी अकाउंट से कोई भी ट्रस्टी या कोई भी व्यक्ति पैसा न निकाल सके, कोई लेन देन इस अकाउंट से ना की जा सके। यह पत्र जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से लिखा गया है, और जो पत्र लिखा है, जो अधिकारी के इसमें दस्तखत हैं, वो अधिकारी सिर्फ वक्फ में एक पद पर ही नहीं है, वो रेवेन्यू से भी जुड़े हुए हैं और भी न जाने क्या क्या पद उन्हें दिए गए हैं। तो किस तरीके से कैसे अधिकारियों को कहां कहां बैठाया जाता है वो किसी से छुपा नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर अकाउंट फ्रीज करने की बात जो की गई है ये आखिर क्यों की गई? अकाउंट फ्रीज करने की नौबत आखिर क्यों आई? अगर ट्रस्टियों ने अपनी मर्जी से जमीन देने और मुआवजा लेने का प्रस्ताव पास किया था, तो फिर उसी प्रक्रिया के बाद उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वक्फ बोर्ड को इस पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका हुई, या फिर वक्फ बोर्ड खुद इस मामले पर कुछ अलग विचार रखता है? या क्या मुआवजे की रकम को लेकर कोई सवाल उठा है?
या फिर बोर्ड को बाद में लगा कि रकम के इस्तेमाल पर निगरानी जरूरी है? इन तमाम सवालों का जवाब सामने आना अभी बाकी है। लेकिन यहां पर एक वो चीज भी सामने आई जिस चीज की कीमत किसी मुआवजे से नहीं लगाई जा सकती, और वो है इतिहास। जब एएसआई में दर्ज ऐतिहासिक इमारत को बुलडोजर से गिराया गया तो वहां मौजूद एक फारसी तख्ती जिसे शिलालेख कहा गया, उसका ख्याल भी नहीं रखा गया। यह फारसी शिलालेख एक दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तु माना जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस फारसी तख्ती को लेकर प्रशासन की तरफ से बरसों पहले वहां पर एक चेतावनी भी लगाई गई थी। दरगाह के बाहर पत्थर में कुरेद कर लगाए गए एक नोटिस में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस फारसी तख्ती को नुकसान पहुंचाता है, उसे यहां से हटाता है या उसे बेडोल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब बुलडोजर आया तो सब कुछ तोड़कर चला गया और यह फारसी तख्ती, यह फारसी शिलालेख मलबे में दब गया। किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि स्थानीय मलंग अली मोहम्मद ने इस फारसी शिलालेख को अपने पास संभाल कर रख लिया है। ऐसे में इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विकास के नाम पर इतिहास मिटाया जा सकता है? क्या किसी धार्मिक या ऐतिहासिक इमारत की कीमत सिर्फ उसकी जमीन के मुआवजे से तय की जा सकती है? क्या एएसआई में दर्ज किसी धरोहर को सिर्फ एक एनओसी के आधार पर हटाया जा सकता है? क्या ट्रस्टियों की सहमति ही इस पूरी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त थी? और अगर नहीं थी तो फिर किस किस विभाग की अनुमति ली गई, किस कानून के तहत कार्रवाई हुई? और सबसे अहम, मार्च में दरगाह बचाने की मांग करने वाले वही ट्रस्टी अगस्त में दरगाह हटाने के लिए तैयार क्यों हो गए? इन सवालों का जवाब सिर्फ सोमनाथ की इस दरगाह के लिए नहीं बल्कि देश की तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए भी बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आज एक 1100 साल पुरानी एएसआई में दर्ज दरगाह विकास के नाम पर बुलडोज की जद में आ सकती है, तो कल देश की किसी दूसरी ऐतिहासिक इमारत को भी यही बुलडोजर से गिराया जा सकता है और यही सवाल वहां पर भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए मामला सिर्फ एक दरगाह का नहीं है, मामला सवाल पूछने का है, मामला इतिहास बचाने का है, मामला कानून और उसकी प्रक्रिया की पारदर्शिता का है, और मामला यह जानने का है कि आखिर सोमनाथ में 1100 साल पुरानी इस ऐतिहासिक दरगाह को हटाने की पूरी प्रक्रिया के पीछे कौन था, किसकी सहमति थी, किस कानून के तहत यह कार्रवाई की गई। ये तमाम वो सवाल हैं जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है। अगर सोमनाथ कॉरिडोर का ब्यूटिफिकेशन करना ही था तो वहां दर्जनों जो दरगाहें थी, जो काफी पुरानी दरगाहें थी, 600 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, उन दरगाहों को हटाने की जरूरत क्या थी? भारत तो वैसे भी सभी धर्मों को मिलाकर बना हुआ एक खूबसूरत गुलदस्ता है। कितना खूबसूरत नजारा लगता जब मंदिर के साथ वहां पर मजारात भी भारत के इतिहास की खूबसूरती को बयान करते। जैसे लाल किले के सामने नजर आ रही जामा मस्जिद, गुरुद्वारा और जैन मंदिर बयान करते हैं। लेकिन अफसोस कि भारत के खूबसूरत इतिहास को राजनीति ने बदनुमा दाग लगा दिया है। बहरहाल देश लाइव इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों और जिम्मेदार लोगों के जवाब आपके सामने रखता रहेगा, क्योंकि सवाल करना हमारा काम है और जवाब मांगना आपका हक है। मैं सहाल कुरैशी, आप देखते रहिए देश लाइव। जय भारत, जय हिंद।